व्यूअर्स, वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं इनफर्टिलिटी या सब फर्टिलिटी पे, और हमारे पोल का सवाल है कि अगर आपके यहाँ औलाद ना हो रही हो तो क्या आप दूसरी शादी करेंगे, हाँ या नहीं का में आप जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हम रीजन से बात कर रहे थे और याया साहब ने भी एक सवाल पूछा था। जी, ज़्यादातर जो हैं वो गायनोकोलॉजिस्ट ही रेफ़र करती है। बहुत कम होता है कि कोई कपल डायरेक्ट पहले यूरोलॉजिस्ट के पास आए फॉर इनफर्टिलिटी। ये एक हमारे माशरे का हिस्सा है। बहरहाल ये कि मैंने जैसे स्टेटिस्टिकल डेटा बताया, 40% मेल्स, 40% फीमेल्स और 20% बोथ कपल्स। बट हमारे पास जो है गायनी की बहुत मोटी एक जब फाइल बन जाती है फिर रेफरल यूरोलॉजिस्ट। ओह गॉड, अच्छा नहीं है, जब वो मेल एंटर होते हैं तो एक मोटी सी गायनी फाइल भी गायनी फाइल साथ होती है, गायनी फाइल साथ होती है यूजुअली। मैम दैट्स सो आयरनिक। यही तो है ना हमारे माशरे की आयरनी के औरत की इन्वेस्टिगेशन करवाते चले जाते हैं और फिर जब 2-3 साल गुजर जाते हैं तो फिर मेल की बारी आती है। खैर, मैं फ़ीमेल इनफर्टिलिटी या फीमेल सब फर्टिलिटी आपने मुझसे सवाल पूछा था और वो कंप्लीट नहीं हो सका था, तो उसमें जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया वो बिल्कुल सही है कि 40% जो है वो फीमेल कॉजेज़ होती हैं, 40% मेल फैक्टर और 20% जो है वो अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी होती है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी वजह पता नहीं चली, दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं, दोनों कपल बोथ पार्टनर्स आर बिल्कुल दे आर फाइन, लेकिन फिर भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा। अच्छा, फीमेल में सबसे ज़्यादा जो कॉमनेस्ट कॉज है वो है एन ओव्यूलेशन, यानी अंडे का ना बनना, जिसमें कि उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन 75 to 80% जब एन ओव्यूलेशन हो रही है तो वो इसी वजह से होती है, जिस तरह से कॉल पे जिनकी कॉल आई थी उन्होंने भी बताया था कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज। पॉलीसिस्टिक मैम सॉरी टू इंटरप्ट यू, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तो कहते हैं कि इनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ये सिस्ट बाद में रिजॉल्व भी हो जाते हैं। जी बिल्कुल, एंडोमेट्रोसिस टाइप चीज़ जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। हाँ बिल्कुल, यही मैं बता रही हूँ कि ये एक अच्छी खबर ये भी है, साथ ही एन ओव्यूलेशन क्योंकि कॉमनेस्ट है और वो पॉलीसिस्टिक ओवरीज की वजह से होती है, लेकिन एक जो रे ऑफ होप है और वो ये है कि ये ट्रीटेबल है। सबसे अच्छा रिज़ल्ट ही इसमें आता है, बेशक टाइम लग सकता है, लेकिन एन ओव्यूलेशन एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आराम से ट्रीट किया जा सकता है और वो पेशेंट्स जिनको एन ओव्यूलेशन है उनको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट मौजूद है और वो ट्रीटमेंट माशाल्लाह से बहुत सक्सेसफुल भी साबित होती है। तो ये एक, हाँ, जिस तरह आपने एंडोमेट्रियोसिस का कहा, एंडोमेट्रियोसिस की भी डिफरेंट स्टेजेस हैं। अगर माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस है तो उसमें भी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, लेकिन अगर खुदा न खास्ता एंडोमेट्रियोसिस स्टेज 3 या 4 की है, जिसमें कि वाइड स्प्रेड एंडोमेट्रियोसिस है, उसमें आपको रिजल्ट्स की बहुत अच्छी उम्मीद नहीं होती। उसमें फिर हम पेशेंट्स को इन असिस्टेड रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी या कुछ और तरीके भी होते हैं, उनके लिए हम रेफ़र करते हैं। सही। अच्छा मैम, एक कॉल हमारे पास मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं हिना बात कर रही हूँ कराची से। हिना, कराची से। कैसी है ना? हाँ ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा हिना, हमारे पोल का जवाब दीजिए। पोल का जवाब ये है कि नहीं करनी चाहिए शादी। नहीं करनी चाहिए। इतनी छोटी सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं इनसे पूछ भी रही हूँ। अच्छा, मैं सवाल पूछना है डॉक्टर साहब से। हाँ, मेरी शादी को 9 साल हो गए। आवाज से बिल्कुल नहीं लग रहा। हाँ जी। और लास्ट 2 साल पहले मैंने कंसीव किया था, लेकिन मुझे उसमें ना एक ट्यूब ज़ाया हो गई। अच्छा, तो एक ट्यूब है और मेरे फॉलिकल्स भी ना ज़्यादा बड़े नहीं होते। अच्छा, तो डॉक्टर ने मुझे IUI का कहा था, लेकिन जो है मेरे हस्बैंड नहीं माने ना, कहने लगे वैसे ही इलाज करवाओ ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर ने कहा IUI करवाएं, हम टेस्ट ट्यूब करवाएं। अच्छा, तो अब ये है कि अगर आप नहीं करवाएंगे तो ऐसी आप ना वो दवाओं पे चलती रहें, कभी भी हो सकता है। अच्छा ठीक हाँ, तो है। मुझे इसकी बता देंगे टेस्ट ट्यूब और IUI। मैम कुछ पूछना चाहेंगे? उम्र कितनी है इनकी? आपकी उम्र कितनी है? 30 साल है मेरी। वो तो मुझे भी मालूम करनी थी। हाँ, और पीरियड्स रेगुलर आते हैं? आपके वो मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल रेगुलर है? हाँ रेगुलर ही आते हैं, लेकिन कभी कभार ये होता है कि पहले हो जाते हैं, 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी कभी हो जाते हैं, लेकिन वैसे रेगुलर है। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।
इनका जो प्रॉब्लम है, एक तो ये कि 2 साल पहले इनको एक्टोपिक मेरा ख्याल है हुई थी प्रेगनेंसी, जिसमें कि इनकी ट्यूब ट्यूब रिमूव कर दी होगी। और दूसरा वही मैंने जो आपको बताया था कि एनोवुलेशन का प्रॉब्लम है, जो इन्होंने बताया कि फॉलिकल्स नहीं बन पा रहे, मैच्योर साइज में नहीं हो रहे। तो वो यही होता है एनोवुलेशन में कि फॉलिकल्स आर फॉर्म बट दे आर नॉट बिग इनफ टू रिलीज एन एग। तो इसके लिए ट्रीटमेंट मौजूद है और इनको सही डॉक्टर ने मशवरा दिया है कि ट्रीटमेंट लेते रहें और वो किसी भी वक्त इफेक्टिव हो सकती है। IUI जो है, IUI एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन कहलाता है। और ये प्रोसीजर ये है कि मेल के जो सीमन है उसको प्रोसेस करके और डॉक्टर जो है वो यूट्रस में इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन ये IUI जो है ये उन कंडीशंस में ज़्यादा रिकमेंडेड है जिसमें कि मेल्स का प्रॉब्लम है, यानी कि उनके स्पर्म्स की मोटिलिटी कुछ कम है, जिसको एस्थीनोस्पर्मिया कहते हैं, या काउंट कुछ कम है, उसमें इसका इफेक्ट देखा गया है कि IUI जो है उससे कुछ % प्रेगनेंसी रेट बढ़ जाता है। लेकिन जब अंडा ही नहीं बन रहा है सही तरीके से तो उसमें IUI का रोल मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, ये हो सकता है कि उनको ट्रीटमेंट दी जाए और उनका अंडा सही बने, मैच्योर हो, फॉलिकल और फिर रिलीज हो और उसके बाद IUI करवाया जाए, यानी कि दोनों की ट्रीटमेंट साथ होगी। ठीक, दोनों ट्रीटमेंट साथ होंगी। ओके अच्छा सर, मुझे यहाँ पे एक बात बताइए, ये जो मेल की मोर्टालिटी का प्रॉब्लम होता है स्पर्म की, तो इस सिचुएशन में कॉल भी है हमारे पास। ये सवाल मैं सर से कर लेती हूँ फिर मैं कॉल ले लेती हूँ जी। मुझे बताइए कि इस सिचुएशन का में क्या इलाज किया जाता है? पता नहीं वो ताकत की दवाइयाँ होती हैं, वो हम अभी बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, फिर हम उन ताकत की दवाइयों पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाय, आवाज़ ही नहीं आ रही, मुझे लगता है कॉल ड्रॉप हो गई। हो गई। हाँ जी सर। जी, जहाँ तक सवाल है मोटिलिटी डिसऑर्डर्स का, देखें आम तौर पे एक जो स्पर्म है उसमें एक हेड होता है और टेल होती है। अब अगर मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन और सीमन एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन, हार्मोन्स, ये तो हमारा एक स्टैंडर्ड सेट प्रोटोकॉल है। सीमन एनालिसिस में अगर ये मिल रहा है, हम पेशेंट से हिस्ट्री लेकर ये पूछते हैं कि क्या कोई ऐसे गोनेडोटॉक्सिन्स तो नहीं हैं जो उसकी लाइफ में चल रहे हैं साथ। जैसे मैं अपनी लिस्ट कंप्लीट कर दूं, बहुत ज़्यादा टाइट अंडरवेयर्स, बहुत ज़्यादा किसी ऐसी हॉट जगह बैठना, क्योंकि जो वाई द टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी इन मेल्स, द टेस्टिस आर आउटसाइड द बॉडी इन मेल्स बिकॉज द स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी जो स्पर्म की प्रोडक्शन है, it requires a temperature 2 degree cooler than the body temperature. अगर आप उनको क्लोजली अप्लाइड कर देंगे टू द बॉडी, देन वो ऐसा टेम्परेचर या ऐसा मेल्यू नहीं मिलेगा जिस पर स्पर्मेटोजेनेसिस नॉर्मली हो सके। तो इसके लिए अगर कोई बहुत ऐसा पेशेंट, अक्सर हमें मिलते हैं सोनास, या हॉट बाथ्स या टर्किश बाथ्स या टाइट अंडरवेयर्स या प्रोलॉन्ग साइकिलिंग या मोटरसाइकिलिंग, कोई लोग अगर ऐसे हैं जो सारा सारा दिन जो है वो बाइक्स पे रहते हैं, तो हम उनको ये कहते हैं कि ढीले ढाले कपड़े पहने और ये इतनी बाइक राइडिंग अवॉइड करें। इसके अलावा मैंने गोनेडोटॉक्सिन्स की जो आपको लिस्ट बताई है वो सारी जो है वो इसमें आती है, जिसमें पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स और गुटखा, पान, स्मोकिंग, ये सारी चीज़ें जो हैं जी एग्जैक्टली गोनेडोटॉक्सिन्स हैं। स्मोकिंग, रिसेंटली कोई एनर्जी ड्रिंक्स का भी रिलेशन निकला है इसके साथ? ये मैंने स्टडी नहीं पढ़ी। मैंने पढ़ा था तो मैंने तो आप हमसे शेयर करें क्या उसमें क्या रोल है? वो अंडर रिसर्च था कि, लेकिन आज का मेरी टिप भी इस बारे में थी कि एनर्जी ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए, लेकिन पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे पास क्लू निकला था कि यहाँ तक भी सामने आ रहा है कि इट्स रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी। देखिए बात ये है कि कोई भी ऐसी चीज जो प्रोसेस्ड है, जिसकी शेल्फ लाइफ जो 2-2 साल 3-3 साल है, तो कोई तो ऐसी चीज उसके अंदर डाली गई होगी जो कि प्रोसेस्ड है और आर्टिफिशियली बनाई गई है, तो नेचुरली उनको लिवर और हमारी जो किडनीज हैं वो हैंडल नहीं कर सकती, तो वो कहीं ना कहीं, और वो जाती कहाँ पे हैं, जो सेल सबसे ज्यादा रैपिडली मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और सबसे ज्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन कहाँ हो रही होती है? टेस्टिस में, नेचुरली, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस इज अ कॉन्स्टेंटली अकरिंग प्रोसेस, तो वहां पे जाके जो है ये टॉक्सिन्स असर दिखाते हैं। अब अगर कोई पेशेंट जो है वो गोनेडोटॉक्सिन्स और इन सब चीज़ों के साथ है, तो हम सबसे पहले तो उसको यही कहते हैं कि आप ये सब चीज़ें अवॉइड करें। कहना आसान है, करना इतना आसान नहीं होता। लोग बहरहाल कुछ ना कुछ
अमल करते हैं। इसके अलावा जो आप ताकत वाली ड्रग्स की बात कर रही हैं, ताकत वाली ड्रग्स दो तरह की हैं। एक तो जो सीमन को या स्पर्म्स को ताकत दे, और कुछ जो मेल को अपनी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ताकत दे। अच्छा, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की ताकत की आज हमारा टॉपिक नहीं है, तो लिहाजा हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। कि अगर फर्ज करें कोई वीकनेस है या इस तरह की चीज़ें, वो एक अलग टॉपिक है। अगर आप बात कर रही हैं कि मोटिलिटी डिसऑर्डर्स हैं, उसमें ग्लूटाथायोन और विटामिन ई का कुछ रोल है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ऑक्सीडेशन रिलेटेड इंजरी को, जो स्पर्म्स की जो ऑक्सीडेशन रिलेटेड इंजरी है, उसको प्रिवेंट करते हैं। मगर इनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। ओके। और इसके ऊपर ट्रायल्स आए हुए हैं कि दे आर जस्ट इक्वल टू प्लेसिबोस, यानी अगर आप किसी को कोई प्लेसिबो दें और किसी को विटामिन ई दें तो दोनों का तकरीबन सेम इफेक्ट है। इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं, जैसे क्लोमोफिन सिट्रेट है और टैमोक्सिफिन है। ये दोनों एंटी एस्ट्रोजेंस हैं और ये ब्रेन पे जाके असर करती हैं और वहाँ से टेस्टोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है एलएच के जरिए वो बढ़ाती हैं। अच्छा। और इनका डेफिनेटली प्लेसिबो से ज़्यादा इफेक्ट है और ये स्पर्म की क्वालिटी, कंसंट्रेशन और मोटिलिटी को बढ़ाती है। सही। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कैसी हैं बेटा? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक आप लेकर आई हैं। थैंक यू। और बड़े अच्छे अच्छे सवाल कर रही हैं जो आम पब्लिक से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। पहले तो आपके पोल का जवाब बिल्कुल यूसुफ साहब, बिल्कुल दीजिए। पोल का आपने कहा कि दूसरी शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से कतन नहीं करनी चाहिए। इसलिए कि अव्वल तो पहली बात, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप दूसरी कर लेंगे या तीसरी कर लेंगे तो आपको लाजमी हो, मतलब पैदाइश बच्चे की हो ही जाएगी। कोई जरूरी नहीं है, 100% नहीं है। जब 100% नहीं है, और दूसरा मियाँ बीवी का एक कॉन्टेक्ट है जो सिर्फ बच्चे पैदा करने का वाहिद मकसद नहीं है। मकसद जरूर है लेकिन वाहिद मकसद नहीं है। और लाइफ पूरी और गुजरती है, बहुत अच्छी गुजरती है। लेकिन एक कमजोरी मैं बता दूंगा कि ये जो आपने जो तासुर ले लिया लेडीज ने कि मर्द हजरात ज्यादा मतलब दूसरी शादी में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसा नहीं होता। मैंने जो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है कि जो पहली बीवियां होती हैं वो इंसिस्ट करने लग जाती हैं अपनी गिल्टी कॉन्शियस को छुपाने के लिए कि भाई आप मर्द को तरगीब देती हैं कि दूसरी शादी कर ले। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कौन सी खवातीन है? जी बिल्कुल होता है, ये हमारे मुआशरे में होता है, बिल्कुल होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। और आजकल खासतौर पर तालीम याफ्ता लड़कियां ज्यादा करती हैं ये मेरे तजुर्बे में आया है। और दूसरी बात ये कि यहाँ तक मैंने देखा है, मैं खुद इस चीज की मिसाल हूँ। मेरी शादी के 14 साल बाद मेरी पहले बच्चा पैदा हुआ और जब तक कोई फॉल्ट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन 14 साल बाद हुआ। मेरा एक भतीजा है, उसके 14 साल बाद पैदा हुआ। तो ये कुदरत के कुछ कानून भी है। मेडिकल अपनी जगह है, साइंस अपनी जगह है, वो चीजें अपनी जगह। अच्छा, अभी डॉक्टर साहब से मैं जो सवाल करने वाला था, उन्होंने खुद ही मेरा कॉल लगी हुई थी, उस दौरान जवाब दे दिया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे आप तो वाकिफ है डॉक्टर साहबा कि मेरी बहू का मामला है थोड़ा सा यही, तो विटामिन ई का जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब। तो अब सारे इलाज से तो हम मायूस हो चुके हैं, तो विटामिन ई की क्या मतलब मेरे बेटे और बहू को अगर मैं मुस्तकिल शुरू करा दूं तो कोई हर्ज वाली बात है या कुछ उम्मीद पैदा हो सकती है इससे? थैंक यू। अच्छा चलिए, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी, इसका ऑन एयर। वैसे मैंने भी एक फिल्म देखी थी जिसमें इसी तरह एक खातून ने इंसिस्ट किया था, मगर ये फिल्मी कहानी ज़रा ज़्यादा पाकिस्तानी माशरे में ये रिलेटिवली रेयर है। बात वही आती है ना सर, दोनों पार्टनर अपने एक दूसरे के लिए पॉजिटिव होते हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। पॉजिटिवनेस ज़्यादा है। हो सकता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो अगर उन्होंने जिस तरह कह रहे हैं कि उनकी वाइफ जो है वो उसने इंसिस्ट किया कि आप दूसरी शादी कर लें, तो उसके पीछे भी कुछ ज़रूर फैक्टर्स होंगे। मे बी उनकी वाइफ को हाँ इस कदर प्रेशर दिया जा रहा हो ससुराल वाले या खानदान वालों की तरफ से कि वो बेचारी मजबूर होकर कह रही कि प्लीज़ आप दूसरी शादी कर जान छोड़ो मेरी रोजाना मुझे इतना मुझे रोजाना जताने मिल रहे हैं, तो जान छोड़ो तुम दूसरी शादी करो, मैं ज़रा इंजॉय करूँ लाइफ को अपनी।
ये भी हो सकता और है। कभी ये भी होता है कि ये वैसे फीमेल बहुत जो होती है rare ना है। साइकोलॉजिकली अपने हस्बैंड को टेस्ट कर रही होती हाँ, है, उसके लिए भी वाकई। करती है जी। ये सब आपको ये तो पता ही नहीं है, तो हम बता रहे हैं आपको। वो देख रही होती है कि कितना प्यार है, छोड़ तो कितना नहीं प्यारे, देंगे। छोड़ तो नहीं देगा। जहाँ तक सवाल है विटामिन विटामिन ई का, ये एम्पेरिकल थेरेपी है और दोनों कपल्स को दी जा सकती है, बट इसका कोई डेफिनेटिव स्टडीज ऐसी नहीं आई कि कोई बहुत ज़्यादा कोई डेफिनेटली ये दोनों एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ग्लूटाथायोन और विटामिन ई, मगर इनका कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसी कन्विंसिंग स्टडीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें कोई कंसंट्रेशन या कोई मोटिलिटी या मॉर्फोलॉजी में इम्प्रूवमेंट। लेकिन अगर वो लेना शुरू कर दें तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है मेरा ख्याल है। लेकिन विटामिन ई अगर एक्सेस हो जाएगा तो उसकी टॉक्सिसिटी नहीं होगी, फैट नहीं, वो तो डोजेज में ही होगा ना। हाँ, वो तो अपने जो आपकी once रिकमेंडेड daily। इंटरनेशनल रिकमेंडेड ठीक डोज है। है उसी से उतना ही चले दिया जाएगा जी, ना। हमारे पास एक कॉल है। ये ना हो ना रोजाना पूरा पूरा पत्ता खाना नहीं, शुरू हो नहीं, सिर्फ जाए। एक टेबलेट लेनी ऐसा होती है। कुछ नहीं करना। हाँ। हमारे पास एक कॉल है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं जी डॉक्टर अब्दुल रबी कोहाट से। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? मेरा जो वो है वो होम्योपैथिक का है जी। अच्छा जी, ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सबसे पहले आप पोल का जवाब दीजिए। तो वो जवाब ये है कि अगर बिल्कुल इम्कान न हो वो बच्चों का इलाज मुआलजे के बाद और आपस में मियाँ बीवी का जो है ना अंडरस्टैंडिंग भी हो, आपस में कोई घर का माहौल भी खराब ना हो रहा हो, तो फिर अगर हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, मैं इस बात को मानने को ही नहीं तैयार कि घर का माहौल खराब ना हो रहा, कोई एक पार्टनर हर्ट जरूर हो रहा होगा। हाँ? ये हो ही नहीं सकता। नहीं, अक्सर हमने देखा है कि वो जो वाइफ होता है वो खुद अपने शोहर के लिए दूसरी हाँ, लेकिन वो शादी बहुत हर्ट होके, जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा कह रही थी, बहुत हर्ट होके बहुत चीजों से बचने के लिए बेचारी ऐसे कर देती है। दिल नहीं उसका मानता इस चीज से, हाँ, आपको अगर पता है? दिल्ली ना हो तो फिर नहीं करने चाहिए। चलो जी, ठीक है। अच्छा, कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा जी, मैं जी खुद डॉक्टर हूँ इनफर्टिलिटी का, और जो सब फर्टिलिटी है इसका इलाज भी कर रहा हूँ, तो फीमेल का भी और मेल का भी। तो ये जो 40% का ये डॉक्टर साहब बता रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है कि फीमेल का होता है, 40% मेल का होता है। ये जो 20% का होता है, इसमें मेरे तजुर्बे में आया है कि जब मियाँ बीवी का रिलेशन के बाद जो सीमन फीमेल से फौरन वो डिस्चार्ज होते हैं, तो ये भी एक वजह होता है। जी, इसका जवाब देता हूँ। हाँ, अच्छा। एक ये है। दूसरी बात ये है कि मेरा एक आपसे दरख्वास्त है जी जी। कि अगर आप अपने इस प्रोग्राम में कोई होम्योपैथिक डॉक्टर भी बिठाएं तो हमारी भी हौसला अफजाई चलिए, होगी और इंशाल्लाह। काफी लोगों का भी मांग है जी। चलिए जी, हम आपको जरूर ये Okay, पूरी करने की कोशिश। थैंक यू सो मच फॉर सर। ये क्या दोनों बात चीजों थी? का जवाब दे देता हूँ मैं। हाँ जी, बिल्कुल। दोनों चीजें मैं का सारी जवाब चीजें दें। समझ गया हूँ। लेकिन ब्रेक मेरा के बाद ना, ब्रेक के बाद सर छोटे से ब्रेक है जी, अभी वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा।